एक तरफ अस्वी अपने आने वाले भविष्य से बेखबर अध्यांश की बाहों में सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ निवांशी अपनी पहली डेट का आनंद ले रही थी। प्लान के अनुसार निवांशी ने पहले फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद कुछ शॉपिंग भी की। शाम 7 बजे वह मॉल के चेंजिंग रूम में गिफ्ट में मिला गाउन पहनकर तैयार हो गई। निवांशी तैयार होकर मॉल से बाहर आई तो वहाँ पहले से ही एक कार उसे लेने के लिए इंतजार कर रही थी। निवांशी को देखकर कार के ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही निवांशी कार में बैठी, ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। आधे घंटे के अंदर ड्राइवर ने निवांशी को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। निवांशी को छोड़ने के बाद ड्राइवर कार लेकर चला गया। वहां का नज़ारा देखकर निवांशी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वह देख रही है वह सच है, कोई सपना नहीं। ओपन गार्डन रेस्टोरेंट था जो बिल्कुल खाली था। चारों ओर रोशनी और फूलों की सजावट थी। जिस स्थान पर निवांशी खड़ी थी वहां से गार्डन के बीच में रखी मेज तक गुलाब की पंखुड़ियों का एक रास्ता बना हुआ था। माहौल में एक अलग ही शांति थी। निवांशी यह सब देख रही थी। उसी समय उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी, जिससे उसका ध्यान टूट गया। मैसेज टोन सुनने के बाद निवांशी ने मोबाइल की तरफ देखा तो मैसेज में लिखा था, तुम्हारे पैरों के नीचे जो रास्ता बना है उस पर पहला कदम बढ़ाओ। जिससे निवांशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैसेज में कहे अनुसार उसने गुलाब की पंखुड़ियों से बने रास्ते पर पहला कदम रखा। उसी समय निवांशी के चारों ओर रेड हार्ट शेप के बैलून उड़ने लगे। पूरा आकाश उन रेड हार्ट शेप के बैलून से भर गया। इससे पहले कि निवांशी गुब्बारों के बीच से बाहर आती, उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, यह सिर्फ एक ट्रेलर था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सरप्राइज मिलेगा, इसलिए इधर उधर देखने में समय बर्बाद करना बंद करो और आगे बढ़ो। मैसेज पढ़कर निवांशी आगे बढ़ी। साथ ही उसे अलग अलग सरप्राइज भी मिले। हर कदम पर कुछ अलग हुआ, जैसे कभी कलरफुल फॉग, कभी रंगों की बौछार, कभी फूलों की बारिश, तो कभी हल्का लेकिन रोमांटिक म्यूजिक। कभी कोई आकर उसके सिर पर क्राउन रख देता था। और निवांशी को सबसे ज़्यादा झटका उसके आखिरी कदम से लगा। आखिरी कदम पर आसमान में आतिशबाजियाँ होने लगी। जहाँ पहले पटाखे फूटे और फिर आसमान में ही लिखावट होने लगी, आई लव यू चेरी। जिसे पढ़कर निवांशी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन इससे पहले कि निवांशी कोई रिएक्शन दे पाती, किसी ने पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रख दिया। निवांशी को वह स्पर्श जाना पहचाना लगा, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर उस व्यक्ति की छाती पर रख दिया। उस स्पर्श में निवांशी को राहत मिल रही थी। कैसा लगा चेरी? एक ख्वाब की तरह, लेकिन यह हकीकत है। कुछ मिनट तक दोनों एक दूसरे से लिपटे खड़े रहे। उस वक्त दोनों की आंखें बंद थी। दोनों एक दूसरे के स्पर्श के एहसास में खोए हुए थे। कुछ समय ऐसे ही बिताया। इसके बाद लड़के ने निवांशी को पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और उसका हाथ पकड़कर वहाँ रखी कुर्सी पर बैठा दिया। वह भी उसके सामने बैठ गया। चेरी, तुम तो लंबे समय से जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए यह सब प्यार के इजहार के लिए नहीं है। लेकिन मैं आज तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। उस लड़के ने निवांशी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। निवांशी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस वह सामने वाले की आंखों में देख रही थी। लड़का अपनी कुर्सी से उठा और निवांशी के पास आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस दौरान उसने एक पल के लिए भी निवांशी का हाथ नहीं छोड़ा। चेरी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमसे मिलने से पहले प्यार, स्नेह सब मुझे बकवास लगता था। जब मेरे भाई ने जिससे वो प्यार करते थे उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली और शादी के दूसरे ही पल भाभी को छोड़ दिया। इस घटना के बाद से मुझे प्यार से नफरत होने लगी। लेकिन 2 साल पहले मेरे जीवन में तुम्हारे आने से मुझे प्यार पर फिर से विश्वास हो गया। दिन ब दिन मुझे तुमसे प्यार बढ़ता गया। कब तुम्हारी सादगी ने मेरा मन मोह लिया पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं करना चाहता था जो भैया ने भाभी के साथ किया।
और इसलिए धीरे धीरे मैंने तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराया और आज मुझे लगता है कि मैं अपने प्यार को एक कदम आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जीवन भर मेरे साथ रह सकती हो? क्या मैं आपको मिसेज अंगद सिंह राजवंश बना सकता हूँ? हाँ, जिस शख्स ने निवासी को प्रपोज किया था वह कोई और नहीं बल्कि अध्यांश के छोटे भाई और असवी के प्रिय देवर अंगद थे। अंगद, अगर तुम इतनी दूर आकर शादी के लिए नहीं भी कहते और सीधे भी पूछते तो भी मैं हाँ कह देती, क्योंकि मैं भी तुम्हें पाकर खुश हूँ, तुमसे भी ज़्यादा। निवांशी ने भी अंगद के सामने घुटने टेक दिए और बोलते ही उसे गले लगा लिया। अंगद को निवांशी की यही बात बहुत पसंद थी कि उसे कोई आवंडर पसंद नहीं था, वह हमेशा सादगी से रहना पसंद करती थी। अंगद, यह प्रपोजल तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, क्या आप मुझे दोगे? अंगद के गले लगे ही निवांशी ने कहा, चेरी ऑर्डर करो। अंगद ने भी उसका बड़े प्यार से जवाब दिया, आप मुझे चेरी कहना बंद करो। जब आप मुझे चेरी कहते हैं तो आप एक बच्चे की तरह लगते हो। निवांशी ने बस गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, फिर आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, क्योंकि मुझे आपको चेरी कहकर बुलाना पसंद है। अंगद निवांशी को अपने से अलग करते हुए बोला, लेकिन क्यों? मेरा नाम तो बहुत अच्छा है, फिर आपको चेरी क्यों पसंद है? क्योंकि जब आप शर्माते हैं तो आपके ये गाल चेरी की तरह लाल हो जाते हैं। आपके चेरी जैसे लाल गाल को मन करता है खा जाऊं। इतना कहते हुए अंगद निवांशी के करीब आया और उसके गाल को चूम लिया। आह अंगद, आपने क्या किया? जब आंसू देखेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ खास नहीं, बस इतना ही कहना कि आप किसी को पसंद करती हो और उसी ने आपके गाल पर काटने का निशान दिया है। अंगद ने शरारत से कहा, बेशर्म हो, जाओ। निवांशी ने खड़े होकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वैसे छोड़ो यह सब, आप बताओ मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अंगद भी उठकर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अंगद का सवाल सुनकर निवांशी सोचने लगी। कुछ क्षण बाद कुछ सोचते हुए बोली, जिस प्रकार मेरे आसपास रहने वाले लोग मुझे वांसी कहकर बुलाते हैं, उसी प्रकार आप भी मुझे वांसी कहकर बुलाओ। बिल्कुल नहीं, सब आपको वांसी बुलाते हैं। मैं आपको सबसे खास नाम से बुलाना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई न बुलाता हो। अगर कुछ और हो तो बोलो। अंगद ने निवांशी की बात को काट दिया। अंगद की बातों ने निवांशी की बोलती बंद कर दी और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और कुछ न कहना ही बेहतर समझा। निवांशी को चुप देखकर अंगद ने डिनर का ऑर्डर कर दिया, जिसकी व्यवस्था पहले से ही की गई थी। डिनर में निवांशी के सभी फेवरेट खाना शामिल था। वो दोनों बातें करते करते डिनर के लिए बैठ गए। डिनर के बाद अंगद निवांशी को नंदी हिल्स की पहाड़ियों पर ले गया, जहां उसने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे। दोनों देर रात तक वहीं बैठे रहे। देर रात करीब 2 बजे अंगद ने निवांशी को उसके फ्लैट पर छोड़ा और खुद राजवंश बंगले पर चला गया। जब निवांशी घर आई तो घर का मेन गेट बंद था। यह सोचकर कि असवी सो गई होगी, निवांशी ने अपनी चाबी से ताला खोला और घर के अंदर चली गई। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए निवांशी ने असवी को परेशान नहीं किया और अपने कमरे में चली गई। उधर अध्यांश के फ्लैट पर असवी बेडरूम में आराम से सो रही थी। अध्यांश ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके द्वारा उठाए गए एक गलत कदम से असवी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। 5 साल पहले की घटना उसके दिमाग में चलने लगी। अगर कल जब वो शहर से बाहर जाएगा तो असवी कहीं मन ही मन ये न सोचे कि अध्यांश उसे फिर छोड़ देगा। असवी के मन से इस डर को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में बहुत सोचने के बाद अध्यांश ने फैसला किया और तुरंत आजर्व को फ़ोन किया। आजर्व ने 2 रिंग में फ़ोन उठाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कल सुबह अकेले जोधपुर नहीं जा रहा हूँ, वो मेरे साथ होगी, इसलिए उसके लिए भी सारी तैयारी कर लो। एक बात और, मेरे साथ कोई और भी है, इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन अगर भाभी को पता चल गया तो क्या होगा? आपका रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर भाभी को पता चला तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। अध्यांश की बात सुनकर आजर्व ने अपना डर अध्यांश के सामने रखा। इसके बारे में चिंता मत करो,
जब तक स्वीट हार्ट को पता चलेगा मैं जोधपुर में रहूँगा। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और हाँ, उसका सामान भी पैक कर दो। अध्यांश ने कहा। जी सर। इतना कहकर आजर्व ने फ़ोन रख दिया। आजर्व से बात करने के बाद अध्यांश भी बिस्तर पर आकर लेट गया। उसकी नज़र अस्वी पर टिकी थी। कल की सुबह आपके लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आएगी जान। आपको कल सुबह सच में एक बड़ा झटका लगने वाला है। अध्यांश ने अस्वी के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए खुद से कहा, और अस्वी को देखते देखते सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अध्यांश का प्राइवेट जेट जोधपुर में लैंड किया, जिसमें से अध्यांश और आजर्व निकले। उन दोनों के साथ एक लड़की भी थी जो अब भी सो रही थी, और अध्यांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अध्यांश ने शमशेर को अपने आने की सूचना पहले ही दे दी थी, जिससे शमशेर कुछ बॉडीगार्ड के साथ हवाई अड्डे के बाहर मौजूद था। अध्यांश को देखकर सभी की निगाहें उसके सम्मान में झुक गई, लेकिन उनके साथ एक लड़की को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो अध्यांश सिंह राजवंश हमेशा लड़कियों से दूर भागता था, वही अध्यांश सिंह राजवंश ने आज एक लड़की को गोद में उठा लिया। सबके लिए ये नज़ारा चौंकाने वाला था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आज हकीकत बन गया। जैसे ही अध्यांश अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी नज़र अपने गार्डों पर पड़ी, जिनकी आंखें खुली हुई थी। अध्यांश के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने अपनी मजबूत और सख्त आवाज़ में उससे कहा, अब लगता है कि तुम सभी को अब काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, तो कोई बात नहीं। यह कहकर उसने शमशेर की ओर देखा और उससे कहा, शमशेर। अध्यांश के मुंह से अपना नाम सुनकर शमशेर ने उसकी ओर देखा और कहा, खम्मा गनी राजा साहब, इस सब को वापस भेज दो। जी सर, कहते हुए शमशेर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। अध्यांश उस लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए कार में बैठ गया। अध्यांश के बैठते ही शमशेर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आजर्व भी उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। अध्यांश के कार में बैठने के बाद सभी गार्ड भी दूसरी कार में बैठ गए। शमशेर ने गाड़ी स्टार्ट की। उसी समय उसे अध्यांश की आवाज़ सुनाई दी, गाड़ी को महल की बजाय फार्म हाउस पर ले चलो। जी राजा साहब, शमशेर ने कहा और कार शहर के बाहर चला दी। एक बात और, जब तक मैं यहाँ हूँ एक बात हमेशा याद रखना, मुझे राजा शाह की जगह सर कहकर बुलाना, और यह बात फार्म हाउस के सभी नौकरों को भी बता देना। अध्यांश ने फिर से उसे ऑर्डर दिया। जी सर, और हाँ, आपकी रानी शाह इस समय मेरे साथ है, इसलिए उनकी गरिमा का सम्मान करना याद रखिएगा। और एक बात, उन्हें भी मैडम ही कहिएगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें अभी कुछ भी पता चले। जवाब में शमशेर ने हमेशा की तरह जी राजा शाह कहा। 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद अध्यांश की कार उसके फार्म हाउस पर पहुंची। शमशेर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस बार अध्यांश महल न जाकर फार्म हाउस पर रुकेगा, और इसलिए फार्म हाउस को थोड़ा साफ करना पड़ा, और इसलिए शमशेर ने अध्यांश से कुछ समय के लिए वही गार्डन में रुकने का अनुरोध किया। सिचुएशन को समझते हुए अध्यांश ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वहीं बगीचे में रह गया। शमशेर दौड़कर अंदर गया और नौकरों को जल्दी से जाकर सफाई करने का आदेश दिया। साथ ही रास्ते में अध्यांश से जो भी बात हुई थी वो सब भी बता दिया। 2 नौकरों ने आधे घंटे के अंदर हॉल और बेडरूम को अच्छी तरह साफ कर दिया। बेडरूम साफ हो चुका था तो शमशेर ने आकर अध्यांश को बताया। अध्यांश भी जल्दी से लड़की को लेकर सीधे बेडरूम में चला गया। बेडरूम में जाकर अध्यांश ने लड़की को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। अध्यांश के बाथरूम में जाने के बाद आजर्व ने बेडरूम में आया और सामान रखकर वापस चला गया। आजर्व वहां से नीचे हॉल में आ गया और शेफ से चाय, कॉफ़ी और नाश्ता बनाने को कहा। 5 मिनट में अध्यांश फ्रेश होकर बेडरूम में आ गया। अभी भी उसको काम पर जाने में अभी समय था और रात को ना सोने के कारण उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने आजर्व को मैसेज किया और कहा कि 10 बजे से पहले उसे कोई परेशान न करे, और फिर खुद जाकर बिस्तर पर लेट गया। अध्यांश का मैसेज पढ़ने के बाद आजर्व अपना लैपटॉप लेकर वहीं हॉल में बैठ गया और काम करने लगा। उसी समय शेफ से चाय नाश्ता बनाने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में शमशेर भी वहाँ हॉल में आ गया
और अजर्ब के बगल में बैठ गया। हॉल में आकर शमशेर कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और अजर्ब को काम करते देखता रहा, लेकिन उसके मन में जो कुछ भी चल रहा था वह उसे बहुत परेशान कर रहा था और इसीलिए शमशेर अजर्ब से पूछे बिना नहीं रह सका। अजर्ब, राजा शाह रानी शाह से कहाँ मिले? यह सुनकर अजर्ब को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। शमशेर अभी सोच ही रहा था कि अजर्ब क्या जवाब देगा, लेकिन अजर्ब ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उससे कहा, क्या मुख्यमंत्री से मीटिंग तय हो गई है? आज दोपहर के लिए अपॉइंटमेंट मिला है, शमशेर ने कहा। उसके बाद उसके बीच कोई बात नहीं हुई। अजर्ब अपने काम में मग्न रहा। कुछ देर वहीं बैठने के बाद शमशेर उठकर अपने काम पर चला गया। 10 बजे से ठीक पहले अध्यांश की आंख खुल गई। जब उसकी नज़र बगल में सो रही लड़की पर पड़ी तो उसे शांति से सोता देख उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। अध्यांश को आज जोधपुर ब्रांच जाना था, इसलिए वह जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने बिस्तर पर नज़र डाली और फिर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। कमरे से निकलकर अध्यांश हॉल में आया, जहां अजर्ब अपना लैपटॉप लेकर बैठा कुछ काम कर रहा था। अजर्ब ने कदमों की आहट सुनकर देखा। गुड मॉर्निंग सर, अजर्ब ने अध्यांश की ओर देखते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। शमशेर कहाँ है? अध्यांश ने पूछा। अभी आ रहा होगा, अजर्ब ने कहा। मैं शमशेर के साथ ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम आज घर पर ही रहना, अध्यांश ने अजर्ब से कहा और स्वयं वहाँ से चला गया। शमशेर बाहर था और गार्ड से कुछ चर्चा कर रहा था। अध्यांश बाहर आया और तुरंत उसे बुलाया। अध्यांश की आवाज़ सुनकर शमशेर दौड़कर उसके पास आया। अध्यांश ने उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहा। शमशेर कार लेकर आया तो अध्यांश कार में बैठ गया और शमशेर ने कार चलाई। अध्यांश के जाने के कुछ देर बाद ही उसके बेडरूम में फ़ोन की घंटी बजी। रिंग की आवाज़ से कमरे में सो रही लड़की परेशान हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसे वह जगह अनजानी लगी। अपने आप को ऐसी अनजान जगह पर देखकर वह घबरा गई और इससे पहले कि वह आगे कुछ कर पाती, रिंग फिर से बजी। अपने मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनकर वह बिस्तर से नीचे उतरी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन सामने स्टडी टेबल पर था। लड़की स्टडी टेबल की ओर भागी और कॉल उठा लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ बोलती, उसे सामने से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो? वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह अभी कहाँ है और वह इस जगह पर कैसे आई, तो उसने बिना कुछ कहे बस इतना ही कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, और फ़ोन रख दिया। फ़ोन काटने के बाद लड़की बेडरूम से बाहर निकल गई और इधर उधर देखने लगी। यही सब देखते देखते वह हॉल में आ गई। उसे हॉल में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। यह देखकर उसके चेहरे की घबराहट कुछ कम हो गई। वह जल्दी जल्दी उस व्यक्ति के पास आई और उसके सामने बैठ गई। अजर्ब हॉल में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही उसे हॉल में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसने अपने लैपटॉप से ऊपर देखा, जहां उसकी नज़र अध्यांश के साथ आई लड़की पर पड़ी। गुड मॉर्निंग भाभी, अजर्ब ने देखा और कहा। हाँ, अध्यांश के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रिय पत्नी अस्वी थी। अध्यांश अस्वी को अपने साथ लेकर आया था क्योंकि अस्वी के मन में जो डर था कि अध्यांश उसे छोड़ देगा, उसे दूर करने के लिए अध्यांश अस्वी को नींद में ही अपने साथ जोधपुर ले आया। और अस्वी की नींद तो पहले से ही कुंभकर्ण जैसी थी, तो उसे पता नहीं चला और वह बेंगलुरु से जोधपुर पहुंच गई। गुड मॉर्निंग अजर्ब, अस्वी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं शेफ को आपके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए बोलता हूँ। अजर्ब फिर से अपने काम पर लग गया। पहले तुम मुझे यह बताओ कि यह कौन सी जगह है, हम कहाँ हैं? क्योंकि जब मैं तुम्हारे सर के फ्लैट पर थी तब तो मैं सो रही थी, तो आप कहाँ से आ गए और आपके सर जोधपुर पहुँच गए? क्या उनका फ़ोन आया था? अस्वी ने एक ही बार में अपने मन में मौजूद सभी सवाल पूछ लिए। भाभी रिलैक्स, पहले आप सांस लो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप थोड़ा आराम कीजिए। और वहाँ काम कर रहे एक नौकर को इशारा करके अस्वी के लिए पानी पीने के लिए मांगा। जैसे ही नौकरानी पानी लेकर आई,
अजर्ब ने उसके हाथ से पानी लेकर असवी को दे दिया। असवी ने भी एक घूंट में पानी पी लिया और फिर अजर्ब से जवाब जानने के लिए उसकी ओर देखने लगी। भाभी, आप अभी जोधपुर में हैं। सर आपको अपने साथ ले आए हैं। यह सर का फार्म हाउस है। सर अभी काम से जोधपुर ब्रांच वाले ऑफिस में गए हैं। लंच पहले यही होगा। आज आप घर पर रहिए और कल सुबह मैं आपको केयर हॉस्पिटल की जोधपुर वाले ब्रांच में ले जाऊंगा। जब तक सर और आप यहाँ जोधपुर में रहेंगे तब तक आपको घर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है और आपके मेडिकल नॉलेज का लाभ यहाँ के मरीजों को भी मिलेगी। असवी की आंखों में उत्सुकता देखकर अजर्ब ने भी समझाया। तो कितने दिन रुकना है? और अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ के हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होगा और मेरे कपड़े और सामान? असवी ने दूसरा प्रश्न पूछा। हमें कितने दिन रुकना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम दिवाली से पहले बेंगलुरु पहुँच जाएंगे। तब तक यहाँ का सारा काम खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपका सारा सामान आपके बेडरूम में भेज दिया। सर ने आपकी सारी ज़रूरत की सामान पैक कर ली थी। अजर्ब ने भी उतना ही कहा जितना उसे पता था। बस किसी से कह दो कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, तब तक मैं फ्रेश हो जाऊँ। नाश्ता छोड़ दो, वैसे भी देर हो रही है, इसलिए मैं लंच ही करूँगी। और हाँ, मैं लंच बनाऊँगी। इतना कहकर असवी वापस अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में पहुंचकर असवी ने सबसे पहले निवांशी को कॉल किया, जो कुछ देर पहले ही आई थी। निवांशी तो मानो उसी के फ़ोन के इंतज़ार में बैठी थी। उसने एक ही रिंग में फ़ोन उठा लिया और असवी को बोलने का मौका दिए बिना ही उसने बोलना शुरू कर दिया। कहाँ हो तुम? और थोड़ी देर पहले तुमने मेरा फ़ोन क्यों काट दिया? तुम कहीं जा रहे थे? तुम मुझे लेकर क्यों नहीं गए? तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता है तुम्हारी। और तुम कहाँ हो? लेकिन मुझे बोलने तो दो, तुम ही बोले जा रहे हो। तो मैं क्या बोलूँ? अगर तुम चुप रहोगी तब तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। असवी ने भी उससे यही कहा। सॉरी, अब बोलो, अभी कहाँ हो? निवांशी ने फिर वही सवाल पूछा। मैं अभी जोधपुर में हूँ। असवी ने बिना कुछ छिपाने की कोशिश किए सच बता दिया। जोधपुर क्यों? और वह भी अचानक? यह जानकर कि असवी जोधपुर में है, निवांशी की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई, जैसे उदास हो। मेडिकल सेक्टर के बारे में जानती हो ना, इमरजेंसी कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। कल रात ही मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि मुझे जोधपुर ब्रांच में जाना होगा, इमरजेंसी है, और इसलिए मैंने सबसे पहले की फ़्लाइट ली और जोधपुर पहुंच गई। सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अगर तुम मुझे सुबह फ्लैट पर नहीं देखोगी तो तुम परेशान हो जाओगी। इस बार असवी ने सच बोलने की बजाय झूठ बोल दिया, क्योंकि अभी वह अध्यांश के साथ अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी। नहीं यार, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से गए हो, बस अपने काम पर ध्यान दो। और हाँ, मेरी टेंशन मत लो, आराम से आओ। ठीक है, बाय। निवांशी ने शांति से कहा। बाय, अपना ख्याल रखना। असवी ने भी अपना ख्याल रखने को कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद असवी ने सोच समझकर कहा, मुझे माफ़ कर दो वांशी कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, मैं अभी तुम्हें सच नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा। असवी ने मन ही मन में निवांशी से माफ़ी मांगी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। 15 मिनट में असवी फ्रेश होकर हॉल में आ गई, जहाँ अजर्ब अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। असवी जैसे ही हॉल में बैठी तभी शेफ आया और उसे कॉफ़ी दी। कॉफ़ी पीने के बाद असवी ने अजर्ब की ओर देखा और फिर घड़ी की ओर देखा, जिससे पता चला कि 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। असवी को नहीं पता था कि अध्यांश कब आएगा और अजर्ब को काम में व्यस्त देखकर असवी ने उसे परेशान नहीं किया और वहाँ से उठकर किचन में चली गई। रसोई में शेफ और एनी की मदद के लिए 2 या 3 नौकर मौजूद थे। असवी को देखकर सभी ने सिर झुका लिया। शेफ आगे आया और उससे कहा, मैडम कुछ चाहिए? नहीं, मैं लंच बनाने के लिए यहाँ हूँ। असवी ने विनम्रता से कहा, हम बना देंगे मैडम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जाकर बैठिए। लंच तैयार होने पर मैं आपको बता दूंगा। शेफ ने सिर झुकाकर ही कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं लंच और डिनर बनाऊंगी। हाँ, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं खाना बनाऊंगी। आप मुझे
बस ये बता देना कि मुझे जो चीज़ें चाहिए वो कहाँ रखी है। अस्वी ने शेफ को कहा और स्लैब के पास खड़ी हो गई। आखिरकार शेफ को अस्वी की बात माननी पड़ी और उसने अस्वी की मदद की। अस्वी लंच बनाने में व्यस्त हो गई। दोपहर में मुख्यमंत्री के साथ अध्यांश की मीटिंग फिक्स हुई थी। अध्यांश मीटिंग में जाने से पहले एक बार अस्वी से मिलना चाहते थे और इसलिए उसने आजर्व को फ़ोन किया और कहा कि वह लंच के समय घर आएगा, इसलिए शेफ से उसके लिए भी लंच बनाने के लिए कहे। जब लंच का समय हुआ तो अध्यांश ऑफिस से बाहर आया और शमशेर को फार्म हाउस ले जाने को कहा। करीब 12 बजे दोनों ऑफिस से निकले। फार्म हाउस शहर के बाहर था, इसलिए अध्यांश को वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। फार्म हाउस के आंगन में कार रोकी। जैसे ही शमशेर ने कार रोकी, अध्यांश कार से बाहर निकल गया और अंदर की ओर जाने के लिए पैर उठाया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक जानी पहचानी सुगंध महसूस हुई, जिसके एहसास मात्र से उसकी आंखें बंद हो गई और मन खुशी से झूम उठा। अब और इंतजार करना असंभव हो गया और इसलिए वह अंदर भाग गया। उस सुगंध से उसे पता चल गया था कि उसकी जान इस समय किचन में होगी और इसलिए हॉल में बैठने या बेडरूम में जाने के बजाय अध्यांश ने सीधे किचन की ओर रुख किया। जैसे ही वह किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि अस्वी लंच बना रही थी और शेफ और 2 अन्य नौकर उसकी मदद कर रहे थे। अस्वी खाना बनाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे अध्यांश के आने का पता नहीं चला, लेकिन शेफ की नज़र अध्यांश पर पड़ी। अध्यांश ने तुरंत उसे इशारा किया और सभी को रसोई से बाहर निकलने के लिए कहा। अध्यांश का इशारा समझकर शेफ तेजी से दूसरे स्टाफ के साथ किचन से बाहर निकल गया। सबके बाहर जाने के बाद जैसे ही उसे थोड़ी प्राइवेसी मिली, अध्यांश धीरे धीरे बिना अस्वी को पता चले किचन में आ गया और अस्वी के पीछे आकर खड़ा हो गया। अध्यांश अस्वी को 2 या 3 मिनट तक बस चुपचाप देखता रहा। फिर अचानक उसने अपनी दोनों बाहें अस्वी की कमर के चारों ओर लपेट ली और उसे गले लगा लिया। अध्यांश की ऐसी अचानक हरकत से अस्वी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसे अध्यांश के परफ्यूम की खुशबू आई तो वो नॉर्मल हो गई। तो मिसेज राजवंश, आपने अपने पति के लिए लंच में क्या बनाया है? जैसे ही अस्वी कुछ नॉर्मल हुई, अध्यांश ने उससे शरारत करते हुए पूछा। मिस्टर राजवंश, आप जाइए और फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाने की मेज पर सब कुछ सजा देती हूँ, फिर आप खुद ही देख लेंगे कि मैंने लंच के लिए क्या बनाया है। अस्वी को जैसे उसकी शरारत समझ आ गई। वो अध्यांश की ओर घूमी और अध्यांश की ओर देखकर जवाब दिया। अस्वी को अपने लिए मिस्टर राजवंश कहते सुन अध्यांश का चेहरा खिल उठा, क्योंकि अस्वी ने आज से पहले कभी उसे मिस्टर राजवंश नाम लेकर नहीं बुलाया था और इसलिए आज उसे एक उम्मीद जगी कि अस्वी के साथ उसका रिश्ता आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा जान, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आया, तब तक आप खाना परोसिए। फिर उसके गाल पर किस कर दिया और जल्दी से बेडरूम में चला गया। अध्यांश की जल्दीबाजी देखकर एक पल के लिए अस्वी भी हैरान रह गई। अध्यांश की इतनी जल्दी का कारण उसे समझ नहीं आया, लेकिन वह बिना ज़्यादा सोचे समझे अपने काम पर वापस लग गई और अध्यांश के फ्रेश होने से पहले नौकर के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सजा दिया। 5 मिनट खत्म होने से पहले ही वह फ्रेश होकर नीचे आया और सीधे डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसने आजर्व और शमशेर को भी खाने पर बुलाया। शमशेर अस्वी के लिए अजनबी था, इसलिए अध्यांश ने उसे शमशेर से मिलवाया, चूँकि अस्वी ने सभी की थाली परोस दी थी। अध्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल की कुर्सी पर बैठाया और खुद उसके लिए थाली परोसी। हमेशा की तरह आज भी अध्यांश ने अपनी प्लेट से खाने का निवाला निकाला और अस्वी के सामने कर दिया और अस्वी ने भी बिना किसी झिझक या नाटक के उसे खा लिया। इस बार उसे शर्म भी नहीं आई, क्योंकि ये सब अब उसके लिए नॉर्मल हो गया था। अस्वी को अध्यांश की आदत हो गई थी। अध्यांश और अस्वी के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर आजर्व और शमशेर भी हंसने लगे, जिसका पता अध्यांश को चल गया। तभी उसने उन दोनों पर क्रोध भरी दृष्टि डाली। यह देखकर दोनों की हंसी छूट गई और खाना खाने लगे। दोपहर में सीएम के साथ बैठक थी, इसलिए अध्यांश जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे। उसे इतनी जल्दी जल्दी खाना खाते देख अस्वी हैरान रह गई और इसलिए वह उससे पूछे बिना नहीं रह पाई। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों खा रहे हैं? आराम से खाइए।
मुझे मीटिंग के लिए देर हो गई है जान, इसलिए मैं जल्दी में हूँ, अध्यांश ने खाना खाते हुए जवाब दिया। तो जल्दी ही घर आ जाते, इतनी देर से क्यों आए? अस्वी ने थोड़े गुस्से से अध्यांश को डांट दिया। अजर्व और शमशेर पहली बार किसी को अध्यांश को डांटते देखकर हैरान हो गए और एक साथ हंसे, लेकिन वे दोनों अध्यांश के गुस्से से डरते थे, इसलिए दोनों में से किसी की भी हंसने की हिम्मत नहीं हुई। अस्वी को इस तरह खुद को डांटते देख एक पल के लिए अध्यांश भी हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल अध्यांश को एहसास हुआ कि अस्वी को भी उसकी चिंता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अध्यांश के चेहरे पर मुस्कान देखकर अजर्व और शमशेर को 440 वोल्ट का झटका लगा। आज उन दोनों को झटके पर झटके लग रहे थे। उधर अध्यांश को भी आज अस्वी से झटके पर झटके मिल रहे थे, लेकिन उसने बिना कोई रिएक्ट किए जल्दी से खाना खाने का सोचा और अपने बेडरूम में वापस चला गया। इस मीटिंग में अध्यांश के साथ अजर्व को भी जाना था, इसलिए उसने भी जल्दी से अपना लंच निपटाया और मीटिंग की तैयारी में लग गया। अध्यांश के जाने के बाद अस्वी खाना खत्म करके किचन में चली गई और नौकरों को सफाई का काम समझाकर खुद भी बेडरूम में चली गई। अस्वी बेडरूम में आई और देखी कि अध्यांश तैयार हो रहा है। अस्वी उसके पास आई। अध्यांश ने उसे देखा और टाई उसके हाथ में देकर इशारा किया कि वह टाई बांध दे। अस्वी टाई बांधने के लिए पंजों के बल खड़ी हुई, लेकिन फिर भी उसे टाई बांधने में परेशानी हो रही थी। उसे ऐसे परेशानी में देखकर अध्यांश ने उसे कमर से पकड़ लिया, तो दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने आ गया। अध्यांश की इस हरकत से अस्वी थोड़ी शर्मिंदा हो गई, उसके गाल लाल हो गए। अस्वी को इस तरह शर्माते देख अध्यांश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जान अब शर्माना बंद करो और जल्दी से मेरे टाई बांध दो, मुझे देर हो रही है। अध्यांश अस्वी को पकड़कर वहीं खड़ा रहा और अस्वी ने तुरंत उसकी टाई बांध दी। जैसे ही टाई बंधी, अध्यांश ने उसे नीचे उतार दिया। अस्वी अध्यांश से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे पूछे, लेकिन उसकी आंखों में वो सवाल साफ झलक रहा था। अध्यांश को यह समझने में देर नहीं लगी और इसलिए इससे पहले कि अस्वी उससे कुछ पूछती, उसने खुद से कहा, जान मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है जिसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा और इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आया। एक और बात, आपको 4 दिन बाद वो सरप्राइज मिलेगा। इतना कहकर अध्यांश ने अस्वी के माथे को चूम लिया और इससे पहले कि अस्वी कुछ और पूछती, अपना मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चला गया। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।